बोआ ने एक छोटा सा पत्थर गहरी खाई में फेंका और उसकी साफ गूंज के साथ अंधेरे से एक अजीब सी चमक उभरने लगी। ये साफ था कि यही अटलांटिस का वो आर्क था जिसे वो पूरी जिंदगी खोजता रहा था। जमीन पर करीने से षटभुजाकार पत्थर की पट्टियां बिछी हुई थी और जल्दी बोआ को पास में एक सीढ़ी दिखाई दी। जैसे ही सभी लोग उत्साह से भरकर खोजबीन में जुटने लगे, एक विशाल काली आकृति चुपचाप हमारी ओर बढ़ रही थी। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और एक बड़े खुले प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। हमने अपने वजन वाले बेल्ट उतारे और पूरी ताकत से सतह की ओर तैरने लगे। पानी से बाहर निकलते ही हमने ग्लो स्टिक्स तोड़ी और खोज शुरू कर दी। बोआ ने तुरंत ऐसे पौधे देख लिए जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन एक शहर के हिसाब से ये जगह अजीब तरह से छोटी लग रही थी। बीयरडी को बाहर निकलने के रास्ते की निगरानी के लिए पीछे छोड़ दिया गया, जबकि बाकी लोग और अंदर जाने लगे। जल्दी हमें चट्टान की दीवार में जड़े हुए जीवाश्म दिखाई दिए। वो 40 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना एक जीव था जिसे सी लिली कहा जाता था। वो इन प्राचीन जीवों के बारे में बड़े उत्साह से बता ही रही थी कि उसने देखा रॉबर्ट अचानक बिल्कुल शांत हो गया था। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वो उसके पास गई और उसकी हालत देखकर उसका खून ठंडा पड़ गया। हर तरफ सी लिली जैसे जीवों का झुंड उमड़ रहा था। उसने उन्हें अपने हाथों से हटाने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। सौभाग्य से जब उसकी लालटेन टूटकर जमीन पर गिरी तो वहाँ टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखर गए। उसने उन कण खजूरे जैसे जीवों को काटकर अलग करने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन इस दौरान उसका दस्ताना फट गया। मैं तुरंत वहाँ पहुंचा। ग्लो स्टिक्स की रोशनी में चट्टानों की दीवारें उन प्राचीन जीवों से रेंग रही थी। हमें तुरंत वहाँ से निकलना था, लेकिन बोआ इस खोज के रोमांच में पूरी तरह डूब चुका था। वो पास के एक संकरे रास्ते में घुसने के लिए बेताब था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा कितनी तेजी से उसके करीब आ रहा है। हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच चुके थे, लेकिन मुझे बोआ के लिए वापस जाना पड़ा। जाने से पहले मैंने नॉटिलस की जिम्मेदारी लीना को सौंप दी। अगर मैं वापस नहीं लौटता तो अगली कप्तान वही होती। बोआ आखिरकार चट्टानों के ढेर को खोदकर उनके बीच से रास्ता बना चुका था और अंदर घुस गया था। उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पत्थर मिला था जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। वो ये बता भी नहीं पाया कि वो क्या था कि मैं अंदर घुस आया और उसकी बात बीच में ही रोक दी। हम जल्दी से उठ खड़े हुए। हमें भरोसा था कि जब तक हमारे पास रोशनी का कोई साधन है हम वापस जाने का रास्ता खोज लेंगे, लेकिन ग्लो स्टिक्स हमेशा नहीं जलती। जैसे जैसे अंधेरा हमारे चारों ओर बढ़ता गया, हर दिशा से सी लिली जैसे जीवों की सरसराहट सुनाई देने लगी। अब हम बस तेजी से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते से 30 फीट से भी कम दूरी पर बोआ उन जीवों के ऊपर गिर पड़ा और किसी तरह रेंगते हुए मेरी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही हमारे हाथ आपस में मिले, और भी सी लिली जैसे जीवों ने उसे पीछे खींच लिया। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वही दृढ़ और अडिग भाव था जो मैंने जेल विद्रोह के दौरान उसकी आंखों में देखा था। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। जब मैं खुद एक भयानक संकट में फंसा हुआ था और मेरा हेलमेट टूट चुका था, तभी बाहर निकल चुके तीनों लोग भी अचानक खतरे में पड़ गए। अज्ञात समुद्री जीवों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया और लीना के कटे हुए हाथ से बहते खून ने एक शार्क को सीधे उसकी ओर खींच लिया। ऐसे निर्णायक समय पर उनके साथ लाए गए स्टन गन ने बहुत बड़ा फर्क पैदा किया। मैं सुरंग से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और ऑक्सीजन की कमी के कारण वहीं गिर पड़ा। उस बेहद मुश्किल पल में बीयरडी ने अपना हेलमेट उतार कर मुझे दे दिया। हम एक दूसरे का सहारा लेते हुए किसी तरह नॉटिलस तक वापस पहुंचे। हम जिंदा बाहर निकल आए थे, लेकिन हमने बोआ को हमेशा के लिए खो दिया था। मैंने उस पत्थर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। वही सपना था जो बोआ ने मुझे सौंप दिया था।